नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। आप सबको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बिलेटेड शुभकामनाएँ। मैं कुछ दिन छुट्टी पे था। नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। मैं कुछ दिन छुट्टी पे था, तो आपके साथ मैं प्रोग्राम्स नहीं कर पाया, मैं नहीं आ पाया। अब मैं अपने घर वापस आ गया हूँ और अभी रेगुलरली हमारे प्रोग्राम्स होंगे। पिछले कुछ दिनों से हर जगह एक ही चर्चा है। रुद्र ब्रिगेड्स और भैरव बटालियंस। डिफेंस सर्कल्स में या डिफेंस जर्नलिस्ट और जो डिफेंस ब्लॉग्स हैं, ट्विटर पे जो लोग हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये भारतीय सेना की एक नई मारक शक्ति है और कोई गेम चेंजर स्ट्रक्चर है, जो कि भारतीय सेना को कराची तक हिट करने की क्षमता देगा। कुछ कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक तीर है जो सरक्रीक के थ्रू सीधा जाकर कराची में लगेगा। पर एक मिनट जरा रुकिए। क्या ये वास्तव में एक नया स्ट्रक्चर है, एक गेम चेंजर स्ट्रक्चर है, या एक पुरानी फॉर्मेशन जो कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स थे इंडियन आर्मी की, उन पर एक नया नाम और नया झंडा लगाया जा रहा है? और ध्यान दीजिए, ये सारी हलचल आज वहां दिख रही है जहां भारत एक बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कर रहा है, सर क्रीक में। तो पिछले कुछ हफ्तों में सडनली सर क्रीक में एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ऑलमोस्ट हो गई है। पाकिस्तान ने वहां कुछ एक्शंस लिए हैं, अपनी डिफेंसेस स्ट्रेंथन की हैं। उसके रिस्पॉन्स में राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर जी ने कुछ स्टेटमेंट्स मेक की। यहां तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम उनका ज्योग्राफी चेंज कर देंगे, हम हिस्ट्री चेंज कर देंगे। और अभी एक बहुत बड़ी ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज वहीं रन ऑफ कच्छ एरिया में, गुजरात में, राजस्थान में, ज्यादातर गुजरात में, ज्यादातर रन ऑफ कच्छ एरिया में हो रही है। और ये एक्सरसाइज लगता नहीं है कि प्री प्लान थी। ये लगता है कि इसके इसके प्लान्स तो थे, बट इसको एक्टिवेट जल्दी कर दिया गया। तो ये सब क्या हो रहा है? ये 10 दिनों की एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज। तो ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ ये जो रुद्र ब्रिगेड्स और भैरव बटालियंस हैं, उनको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट बेड है? क्या ये जो एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज त्रिशूल, ये पाकिस्तान को एक मैसेज दे रही है, या एक्चुअली ये एक्सरसाइज जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है, जो गवर्नमेंट कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लॉन्च करने का एक लॉन्च पैड है? क्या इससे एक नई भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है? ये रुद्र ब्रिगेड्स क्या हैं? ये भैरव बटालियंस क्या हैं? इनके प्लसेस क्या हैं? इनके माइनसेस क्या हैं? ये क्या कर सकती हैं? आज हम इन सब चीजों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आप प्लीज चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूर इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं होगी, जो कि बाकी यूट्यूब चैनल्स में कवर नहीं होगी, वो सब तक पहुंच पाए। तो मैं मिलता हूं आपके साथ प्रोमो के बाद। युद्ध, रक्षा, शेयर्स, निवेश, आइए इनकी गहराइयों में जाते हैं। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सर क्रीक में हो क्या रहा है। मैं आपको सबसे पहले सर क्रीक दिखा देना चाहता हूं एक बार। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा सर क्रीक दिखाता हूं, ये सर क्रीक है क्या चीज। ये देखिए सर क्रीक में हो क्या रहा है। मैं आपको सबसे पहले सर क्रीक दिखा देना चाहता हूं एक बार। सर क्रीक ये वाला रुकिए, मैं आपको जरा ये आप देख रहे हैं हूं, ये सर। और वो मैसेज है कि अगर आप हमारी टेरिटरी पर सर क्रीक एरिया में कुछ ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव करना चाहते हैं, तो उसका आपको मुंह तोड़ स्ट्रेटेजिक जवाब मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान का ये जो नेचर है,
वो ये ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव्स करते हैं। जैसे 1965 में उन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया। कारगिल में उन्होंने सोचा कि वो पहाड़ियों पे जाके बैठ जाएँगे और नेशनल हाईवे 1 अल्फा को कट ऑफ कर पाएँगे। तो ये ये जो सरप्राइज़ टैक्टिकल अटैक्स हैं, ये पाकिस्तान के ब्लड में है। उनको बड़ा मज़ा आता है ये करने में। ये टिपिकल जिहादी थिंकिंग है। तो उसको एक मैसेज देने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स मेक की। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है, तो हम रीजन की ज्योग्राफी और हिस्ट्री बदल देंगे। एक रिटोरिकल स्टेटमेंट थी। उसके बाद अनाउंस होती है एक्सरसाइज त्रिशूल, और ये 10 दिन की एक्सरसाइज है। आर्मी की जो फॉर्मेशन जो कर रही है, ये सदर्न कमांड है, और सदर्न कमांड के अंदर मुझे लगता है कि 21 कोर जो कि भोपाल में है, उसकी मेन फॉर्मेशंस यहाँ यहाँ होंगी। हमारी जो रैपिड रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन है सागर में, वो एक मेन हिस्सा होगी इस एक्सरसाइज का। एयरफोर्स इसमें पार्ट ले रही है और नेवी इसमें पार्ट ले रही है, और 10 दिन तक चल रही है ये एक्सरसाइज। और इसको इस साल करने के कोई प्लान्स नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज हो चुकी है इस साल, जिसका नाम है ट्रोपेक्स, थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज। और ट्रोपेक्स ऑलमोस्ट हर साल होती है, एक बड़ी एक्सरसाइज होती है ट्रोपेक्स। और इस साल ट्रोपेक्स जैन और मार्च के बीच में हो गई थी। तो इस साल एक और ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो क्लियरली ये कम से कम पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। और इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने क्या किया है कि उन्होंने नोटैम्स, नोटिस टू एयरमैन दिए हैं, और अपनी पूरी एयर स्पेस उन्होंने क्लोज कर दी है। मेरे हिसाब से अगले कुछ दिनों तक पाकिस्तान की पूरी एयर स्पेस काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होगी और काफ़ी क्लोज्ड होगी, और ये एक्सरसाइज अभी 10 दिन तक चलने वाली है, नवंबर 10 तक चलने वाली है ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या क्या किया जाएगा? वेल, अलग अलग स्टेजेस होंगे एक्सरसाइज के, अलग अलग चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट की जाएंगी। एम्फिबियस ऑपरेशंस डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे। तो कोशिश किया जाएगा कि एक एम्फिबियस यूनिट, आर्मी की एम्फिबियस यूनिट नेवी के लैंडिंग शिप टैंक से उतरे और एक कंटेस्टेड बीच लैंडिंग को सिमुलेट करे। कंटेस्टेड बीच लैंडिंग की मतलब होता है कि डिफेंडेड बीच है और आप उस डिफेंडेड बीच पे असॉल्ट कर रहे हैं, तो उसको सिमुलेट किया जाएगा। लॉन्ग रेंज फायर्स को सिमुलेट किया जाएगा। ऐसे मार्शी एरिया में, ये मार्शी एरिया है, अभी विंटर आ रही है, तो शायद उसमें से थोड़ा थोड़ा हार्डनिंग हो गया, पर मुझे नहीं लगता कि अभी वहाँ टैंक्स चल सकते हैं। ऐसे मार्शी एरिया में कौन सी इक्विपमेंट यूज हो सकती है, कैसे किया जा सकता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कैपेबिलिटीज हैं, उनको कैसे यूज किया जाए, ये सब सिमुलेट किया जाएगा, अलग अलग चीजें सिमुलेट की जाएंगी। तो इसके परिप्रेक्ष्य में एक नई बात चल रही है, ये जो है रुद्र ब्रिगेड्स, भैरव बटालियंस और आशनी प्लेटून्स। तो ये रुद्र ब्रिगेड्स हैं क्या? इसका नाम हमने पहली बार सुना, पहले मैंने कभी नहीं नाम सुना था इसका। पहली बार इसका नाम सुना हमने 15 अगस्त को आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी से। तो आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने बोला कि हम एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, रुद्र ब्रिगेड्स। हम कुछ इन्फेंट्री ब्रिगेड्स को रुद्र ब्रिगेड्स में टर्न करेंगे। तो ये रुद्र ब्रिगेड होती क्या है? पहले मैं आपको बताता हूँ एक नॉर्मल इन्फेंट्री ब्रिगेड कैसे होती है। मैं थोड़ा आपको आर्मी का थोड़ा स्ट्रक्चर फिर से बता देता हूँ एक बार। तो एक पहले होती है इन्फेंट्री बटालियन। इन्फेंट्री बटालियन की जो सबसे छोटी टुकड़ी होती है, वो होता है एक सेक्शन। सेक्शन में होते हैं 10 लोग। 3 सेक्शन बनाता है प्लाटून, 3 प्लाटून से बनती है एक कंपनी, 4 कंपनी से बनती है एक इन्फेंट्री बटालियन। उसके साथ साथ एक एसपी कंपनी, एक सपोर्ट कंपनी होती है, एक हेडक्वार्टर कंपनी होती है, और 3-4 इन्फेंट्री बटालियन से बनती है एक ब्रिगेड, और 3 ब्रिगेड से बनती है एक डिवीजन, 3 डिवीजन से बनता है कोर, और 2 से 3 कोर से बनती है एक आर्मी। अब एक इन्फेंट्री ब्रिगेड जो होती है, जो नॉर्मल इन्फेंट्री ब्रिगेड होती है, उसमें 3 इन्फेंट्री बटालियंस होती हैं, 3 या 4 इन्फेंट्री बटालियंस होती हैं। पर उसके साथ-साथ उसके लॉजिस्टिक एलिमेंट्स भी होते हैं। एक आर्मी सर्विस कोर की कंपनी होती है एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में। तो एक डिवीजन में एक आर्मी सर्विस कोर की बटालियन होती है, उस बटालियन की 3-4 कंपनियां होती हैं, और वो कंपनीज हर इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ अटैच्ड होती हैं, और हर इन्फेंट्री ब्रिगेड को सपोर्ट होती है। सिमिलरली ईएमई का, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स का भी ऐसा है।
सिग्नल्स का भी सपोर्ट होगा एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को, इंजीनियर्स का होता है, एक फील्ड कंपनी लगी रहेगी एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ, और फिर एक डिवीजन में एक आर्टिलरी ब्रिगेड होती है जो तोपखाना होता है, उसके पास 4 से 5 आर्टिलरी रेजिमेंट्स होती हैं। और टिपिकली जब ऑपरेशंस होते हैं 1 से 2 आर्टिलरी रेजिमेंट एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को सपोर्ट करती है, क्लोज सपोर्ट देती है। वो जो आर्टिलरी रेजिमेंट होती है वो इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर के डायरेक्ट कमांड कंट्रोल में नहीं होती, उनके कमांड में नहीं होती, तो जो उनके कंट्रोल में हो सकती है पर कमांड में नहीं होती। तो एक कॉन्सेप्ट ये शुरू किया गया कि ये जरूरी है कि एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में आर्मर भी हो, आर्टिलरी भी हो, ताकि कुछ ऐसे टास्क हों जहां बहुत फायर पावर चाहिए, वो फायर पावर एक ब्रिगेड के ऑलरेडी पास हो, उन्होंने ऑलरेडी एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर ली हो ऑल आर्म्स ने, और वो वॉर में जाते हैं और जो उनका टास्क होता है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का। और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में एक और भी चीज थी, ये शुरू हुए थे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, ये शुरू हुए थे, एक सेकंड, ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप शुरू हुए थे कोल्ड स्टार्ट के कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट में अटैक हुआ था 2001 में, 2001 में या 2003, मुझे या आई थिंक 2001 में, पार्लियामेंट के अटैक के बाद हमने ऑपरेशन पराक्रम किया। ऑपरेशन पराक्रम जब हमने किया तो हमने अपनी जो स्ट्राइक कोर्स हैं उनको मोबिलाइज किया। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो फॉर्मेशंस होती हैं पूरी स्ट्राइक कोर की, वो अपने ऑपरेशनल एरिया पे आए। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आप बठिंडा कोर ले लीजिए, 10 कोर ले लीजिए, तो उसकी एक डिवीजन राजस्थान में कोटा में है, दूसरी डिवीजन उसकी बीकानेर में गई है, तीसरी डिवीजन राजस्थान में और पीछे है। तो उन सारी डिविजन्स को और डिविजन्स के जो ब्रिगेड्स हैं उन सबको आगे लाने के लिए, उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए समय लगता है, बहुत समय लगता है। और जब ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पर हमने कॉन्सेंट्रेट की अपनी फोर्सेस, हमने मोबिलाइज की, हमें बहुत समय लग गया, और हमें इतना समय लग गया कि हमने सरप्राइज लूज कर दिया, और पाकिस्तान को हमने समय दे दिया कि वो भी कॉन्सेंट्रेट करके आगे आ जाए, और उनकी जो वनरेबल पॉइंट्स थे वो कवर हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि एक कोल्ड स्टार्ट होना चाहिए। कोल्ड स्टार्ट का मतलब आप ठंडे से ही शुरू कर दो। जनरली क्या होता है कि आप मोबिलाइज करो, अपनी फॉर्मेशंस को आगे लेके जाओ, पूरे विश्व को बताओ कि ये युद्ध होने वाला है, और फिर बड़े महीनों के बाद युद्ध होता है। कोल्ड स्टार्ट का मतलब है कि आप ठंडे बैठे हैं सब लोग लिटरली, और इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया आपने युद्ध, ठंडे से ही शुरू कर दिया। तो अगर आपको ठंडे से युद्ध शुरू करना है तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्राइक फॉर्मेशंस हैं वो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट होनी चाहिए। उनको कॉन्सेंट्रेट करने का समय नहीं होगा आपके पास, यू हैव टू ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट देम। तो आप ये कैसे करो? तो उसका सोल्यूशन ये था कि पूरी की पूरी स्ट्राइक कोर को मूव करने के बजाय आप छोटे छोटे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाएंगे। तो आइडिया ये था कि आप डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक कोर के अंदर 3 डिवीजन के बजाय 5-6 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होंगे। ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं ये ब्रिगेड से थोड़े बड़े होंगे, डिवीजन से थोड़े छोटे होंगे, और कोर हेडक्वार्टर जो है वो 3 डिवीजन को कंट्रोल करने के बजाय डायरेक्टली 5-6 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को कंट्रोल कर सकता है। और आजकल ISR का जमाना है, C2ISR का जमाना है, कमांड एक जो हेडक्वार्टर है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ गया है। पहले स्पैन ऑफ कंट्रोल होता था कि एक हेडक्वार्टर सिर्फ 3 या 4 सबऑर्डिनेट फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता था, पर अभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से, कम्युनिकेशंस की वजह से, इन सब चीजों की वजह से एक हेडक्वार्टर 5-6 फॉर्मेशंस को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर बठिंडा कोर है, ठीक है, और बठिंडा में कोर हेडक्वार्टर है, और कोर हेडक्वार्टर के आसपास ही आप एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की सारी फॉर्मेशन डाल दीजिए, तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कैसे लगेगा? एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें 1 से 2 आर्टिलरी रेजिमेंट्स होंगी, 2 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस होंगी, 1 इन्फेंट्री बटालियन होगी, और एक या 2 इंटीग्रल आर्टी रेजिमेंट्स होंगी। तो टोटल जो कॉन्सेप्ट है, आपके पास 5 से 6 उसमें बटालियन स्लैश रेजिमेंट्स होंगी। आर्मर भी होगा, अगर आर्मर होगा तो फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी चाहिए आपको उसके साथ,
और थोड़ी सी इन्फेंट्री होगी, ज़्यादा इन्फेंट्री नहीं होगी, क्योंकि जब आर्मर जा रहा है तो फिर इन्फेंट्री को आर्मर के साथ मूव करने में समस्या होती है, इसलिए आर्मर के साथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आगे जाती है। बट एक इन्फेंट्री बटालियन आप रखेंगे तब भी, ताकि अगर आपने पोजीशन कैप्चर कर ली है तो उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए वो इन्फेंट्री चाहिए आपको। तो आर्मर 1 से 2 रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 2 रेजिमेंट या बटालियन, और एक इन्फेंट्री बटालियन और 1 से 2 आर्टिलरी रेजिमेंट एक साथ-साथ एक बड़े ब्रिगेड ग्रुप में होंगी। तो ये ब्रिगेड से थोड़ा बड़ा होगा, यू नो 1 एंड अ हाफ टाइम्स अ ब्रिगेड, या मे बी इवन 2 टाइम्स अ ब्रिगेड, पर डिवीजन साइज का नहीं होगा। तो ये जो सारी यूनिट्स हैं, ये एक साथ रहेंगी, बठिंडा में ही रहेंगी। तो बठिंडा में रहेंगी तो इसका मतलब साथ में ट्रेन करेंगी, एक ही कमांडर को रिपोर्ट करेंगी, उस कमांडर का प्लान होगा, सब उस प्लान को समझेंगे, एड हॉक नहीं होगा। उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया होगा कि भैया आपने इस एरिया से जाना है और ये आपका टास्क है। तो मैं शायद उनको 2-3 टास्क दिए हो तो 2-3 टास्क के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ये था इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा कॉन्सेप्ट, गुड कॉन्सेप्ट। पर ये कॉन्सेप्ट पिछले 10 सालों से चल रहा है। 10 सालों से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, और इसको टेस्ट बेड मतलब इसको टेस्ट किया गया है बहुत बहुत सारी बार, और इनफैक्ट 9 कोर जो है, जो योल में 9 कोर है, उसके अंदर 1-2 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स ऑलरेडी हैं। तो ये जो नई रुद्र बटालियन, सॉरी, ये जो नई रुद्र ब्रिगेड बनाई है, ये एग्जैक्टली वही चीज है। इसको भी ऑल आर्म्स ब्रिगेड कहा जा रहा है। तो हमारे पास ऑलरेडी है एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, हमने उसको यूज नहीं किया है। इसको टेस्ट बेड, हम 10 साल से उसको टेस्ट बेड कर रहे हैं। तो ये जो नई रुद्र ब्रिगेड बनी है, इसमें और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में क्या अंतर होगा? अंतर केवल इतना हो सकता है कि शायद इसमें एक बटालियन कम हो, बस। तो ये कोई सब्सटैंटिव चेंज नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं लोगों से बात कर रहा था और हम लोग हंस रहे थे कि हर आर्मी चीफ पिछले कुछ सालों से कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आता है और उस पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है और चले जाते हैं। तो ये बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि भैया ये मैंने किया। तो जनरल द्विवेदी साहब ने ये सोचा कि जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, उनको मैं एक रुद्र ब्रिगेड का ठप्पा लगा देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि मैं एक रुद्र ब्रिगेड बना दी हमने। तो ये बेसिकली यही है। वी ऑलरेडी हैव दीज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप एक एडहॉक इन्फेंट्री ब्रिगेड और आर्मर्ड ब्रिगेड को भी मैच करके एक एडहॉक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। बट इट इज बेटर टू हैव इन सीटू ब्रिगेड्स। तो कॉन्सेप्ट इसका ऐसा होता है, जो बठिंडा कोर है वो एक होल्डिंग कोर है, 10 कोर होल्डिंग कोर है। जलंधर कोर 11 कोर होल्डिंग कोर है, उसको पिवट कोर कहा जाता है आजकल। जो आपका 12 कोर है जैसलमेर में, वो भी होल्डिंग कोर है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, ये होल्डिंग कोर के अंदर होंगे, और होल्डिंग कोर से ही आगे आगे लॉन्च कर दिए जाएंगे। दुश्मन वेट करेगा कि आप अपनी जो स्ट्राइक कोर्स हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उनको मूव करेंगे, तो दुश्मन फोकस कर रहा होगा आपके बिग फॉर्मेशंस पे, आपकी आर्मर्ड डिवीजन पे, आपकी आरटी डिवीजन पे, उनकी मैन्यूवर पे। पर आपने क्या किया, जो होल्डिंग कोर्स हैं, जो 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 जमीन को होल्ड करती है, उनको आजकल पिवट कोर कहा जाता है। जो होल्डिंग कोर्स हैं, आप होल्डिंग कोर्स के थ्रू लॉन्च कर देंगे, तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा। तो वो होता है कोल्ड स्टार्ट, कि आप 48 घंटे में लॉन्च कर दो, आपको 3 महीने नहीं लगेंगे कॉन्सेंट्रेट करने में। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कोल्ड स्टार्ट का ये। और उसको करने के लिए आप ये इंटीग्रेटेड बैटल्स ग्रुप लगाते हैं, जो आप होल्डिंग कोर से लॉन्च करें। मैं बार-बार होल्डिंग बोलता हूं क्योंकि मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूं, आजकल उसको पिवट कोर कहा जाता है। तो आप पिवट कोर से उसको लॉन्च करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी आर्मी कह रही है कि हमने 2-3 इन्फेंट्री बटालियंस को रुद्र बना दिया है। तो उसको रुद्र कैसे बनाया है, उसको क्या है उसमें, वो कैसे होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। नंबर 2 बात है कि आपके पास इतनी आर्मर नहीं है कि आप इतने अलग-अलग फॉर्मेशंस बना दें। आर्मर हमारे पास इतना है नहीं। ऑलरेडी आर्मर आपका आर्मर डिविजन्स में है, आपकी रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लेन इन्फेंट्री डिविजन्स में है। हर कोर के पास एक आर्मर्ड ब्रिगेड होती है। तो इतनी आर्मर्ड रेजिमेंट्स हैं नहीं कि आप हर हर या कुछ इन्फेंट्री ब्रिगेड्स को एक आर्मर्ड रेजिमेंट देके उसको एक रूथ रवो बना दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, एक नॉर्मल इन्फेंट्री ब्रिगेड को आर्मर दिए जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्फेंट्री को आर्मर के साथ काम करने का बहुत कम तजुर्बा होता है।
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। 1980s में जनरल सुंदर जी ने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्रिएट की थी। तो इन्फेंट्री से उन्होंने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्रिएट की। बेसिकली इन्फेंट्री को डाला बख्तर-बंद गाड़ियों में, बीएमपी 1s, बीएमपी 2s में, और ये बताया गया कि ये जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, ये आर्मर के साथ बहुत क्लोज तालमेल में आगे बढ़ेगी। तो उनकी यूनिफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा सी, वो लोग भी क्रॉस बेल्ट डालते हैं। और जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर है, वो आर्मर्ड कोर सेंटर स्कूल के एकदम साथ। तो आर्मर, टैंक्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का बहुत क्लोज तालमेल है। वो साथ में ट्रेनिंग करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट सेम हैं, उनके ईथॉस बहुत सारे सेम हैं, और वो एक दूसरे के साथ समझते हैं। तो हर इन्फेंट्री, हर आर्मर्ड ब्रिगेड में एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन होती है। किसी में एक होती है, किसी में दो होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को आर्मर के साथ काम करने का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ट्रेनिंग है, डेकेड्स के एक्सपीरियंस है, डेकेड्स की ट्रेनिंग है। उनकी ट्रेनिंग साथ-साथ होती है, उनके रेजिमेंटल सेंटर साथ-साथ हैं। अगर आप एक नॉर्मल इन्फेंट्री ब्रिगेड जो पहाड़ों में काम करती है अपना, उसको नीचे ले आइए और कुछ भी प्रिपरेशन के बिना उसमें एक आर्मर्ड रेजिमेंट डाल दीजिए, तो उसमें कोई मतलब उस इट वोंट वर्क, इट वोंट वर्क। पहली बात तो इन्फेंट्री पैदल चलती है, टैंक्स जाते हैं 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो इन्फेंट्री उनके साथ रह ही नहीं सकती, इसलिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इसलिए है कि जब टैंक्स जा रहे हैं तो इन्फेंट्री उनके साथ साथ, बख्तरबंद गाड़ी उनके साथ साथ जाएगी, इन्फेंट्री उसमें बैठेगी और फिर बाहर आएगी। तो जब तक आपके पास बीएमपीज नहीं है, जब तक आप मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री नहीं हो, आप आर्मर के साथ तो चल ही नहीं सकते। तो ये जो कैसे इन्फेंट्री ब्रिगेड्स को रुद्र किया गया है, ये मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ भी रुद्र करना है, तो ये बेसिकली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, उनको नाम रुद्र दे दो। बट एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को रुद्र करना पॉसिबल नहीं है। ओके? फॉर द सिंपल रीजन कि आर्मर और इन्फेंट्री में बहुत देर लगती है। अच्छा, अगर आपके पास ये समस्या है कि इन्फेंट्री ब्रिगेड के पास अपनी अपनी इंटीग्रल आर्टिलरी नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो आर्टिलरी रेजिमेंट, एक आर्टिलरी रेजिमेंट पर ब्रिगेड आप उनको दे दीजिए। हर डिवीजन के पास एक ब्रिगेड होती है, आर्टिलरी ब्रिगेड होती है, उसमें 4-5 रेजिमेंट्स होती हैं। आपके पास 3 ब्रिगेड्स हैं इन्फेंट्री के। 2 रेजिमेंट आप रखिए डिवीजन लेवल पर, और एक-एक रेजिमेंट आप दे दीजिए हर इन्फेंट्री ब्रिगेड को, अगर 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 ज़रूरत हो। तो मैं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों कि इससे कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला। इससे कोई मैसिव इंक्रीज़ आपकी मारक शक्ति में ना कोई इंक्रीज़ है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में ना कोई इंक्रीज़ है, सीक्रेसी में ना कोई इंक्रीज़ है, किसी चीज़ में कोई इंक्रीज़ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ एक ठप्पा दिया गया है। अच्छा, दूसरी बात होती है भैरव बटालियन। ये ये और भी स्ट्रेंज स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है। इन्फेंट्री बटालियन में बेसिकली करीबन 600 ट्रूप्स होते हैं। 4 राइफल कंपनीज़ होती हैं, और एक राइफल कंपनी में करीबन 123 से 125 जवान होते हैं। हर राइफल कंपनी में 125 जवान आप पकड़िए। अब ये जो नई भैरव बटालियन बनाई है आपने, इस भैरव बटालियन में 250 जवान होंगे। इसका मतलब कि बेसिकली इक्विवेलेंट टू 2 कंपनीज़। ठीक है? अगर आपने एक बटालियन बनाई है, तो 2 कंपनीज़ इक्विवेलेंट है उसमें, तो ठीक है, 2 कंपनी कमांडर्स हो गए वहाँ, फाइन। बट एक आपको सीओ चाहिए, कमांडिंग ऑफिसर। चलिए वो कर्नल साहब हैं, कर्नल साहब के लिए आपने एक और नौकरी क्रिएट कर दी, एक और तो एक वो तो अच्छी बात है कि भाई कर्नल्स के लिए एक कमांड का एक और ऑप्शन मिल गया। तो एक और बटालियन बन गई, तो एक और सीओ बन सकता है, ठीक। पर आपको एजुटेंट भी चाहिए, आपको 2IC भी चाहिए, सेकंड इन कमांड भी चाहिए। तो 2 ऑफिसर एक्स्ट्रा लगेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ऑफिसर आपके पास एक नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन में है, एक इन्फेंट्री कंपनी में है, उसको उठा के आपने भैरव बटालियन में डाल दिया, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर एक एजुडेंट और एक 2IC तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए ना, और एक क्वार्टर मास्टर भी चाहिए। चलिए क्वार्टर मास्टर आप कहीं से ले आएँगे, कोई री-एम्प्लॉयड ऑफिसर ले आएँगे आप कहीं से, या कोई बैटल कैजुअल्टी कहीं से ले आएँगे, ठीक है। फिर आपको डॉक्टर चाहिए, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर चाहिए आपको।
फिर आपको एक सूबेदार मेजर चाहिए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भैरव बटालियन आपने बनाई है, इससे आपको ऑफिसर ओवरहेड और इंक्रीज़ हो जाएगा। और वैसे भी ऑफिसर्स की सीवियर शॉर्टेज है इन्फेंट्री में। बहुत कम लोग इन्फेंट्री में जाना चाहते हैं। और ये 30-40 साल से ये बात है। जो टोटल ऑथराइज्ड एक इन्फेंट्री बटालियन में ऑफिसर होने चाहिए, जो ऑथराइज्ड है, जिनके पास उनको होने चाहिए, वो करीबन 17-18 होते हैं। नहीं सॉरी 15-16 के करीब। बट पोस्टेड, एक्चुअल पोस्टेड आपको कभी 6 से 7 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और जो एक्चुअल यूनिट में है वो 4-5 होंगे। क्योंकि कोई कोर्स पे गया है, कोई छुट्टी पे गया है, कोई एक्स्ट्रा रेजिमेंटल ड्यूटीज़ पे गया है। तो ऑफिसर्स की इतनी इतनी शॉर्टेज है, आप नए ओवरहेड्स क्रिएट कर रहे हैं, नए स्ट्रक्चर्स डाल रहे हैं, उसके लिए आपके पास अफसर कहाँ से आएँगे? तो ये मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अच्छा, दूसरी बात ये भैरव बटालियन करेगी क्या? ये करेगी क्या ये भैरव बटालियन? मैं नाम भैरव का बहुत बड़ा नाम है, मैं खुद भैरव भक्त हूँ। रोज़ मैं भैरव जी की पूजा करता हूँ। बट अगर किसी को भैरव बटालियन नाम दिया है, तो इसका मतलब कि दुश्मन की टेरिटरी में जाकर भैरव जैसा काम करना चाहिए। भैरव जी ने जो दक्ष का यज्ञ उड़ाया था, वैसा काम होना चाहिए। तो ये 250 लोग क्या करेंगे? बियॉन्ड एनिमी टेरिटरी जाएँगे? आपके पास ऑलरेडी स्पेशल फोर्सेस की बटालियंस हैं। जितनी हमारे पास पैराशूट रेजिमेंट की बटालियंस थी, अब वो सारी की सारी स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट हो गई। तो पहले क्या होता था कि हमारे पास 1, 9 एंड 10 पैरा होती थी, उसके बाद 21 पैरा आई, उसके बाद में 4 पैरा आई, स्पेशल फोर्सेस में बात कर रहा हूँ, 4 स्पेशल फोर्सेस आई। फिर भी 3-4 बटालियंस बच गई थी जो नॉर्मल पैराशूट रेजिमेंट की बटालियंस थी, जो कि पैरा ब्रिगेड के अंदर होती, और नॉर्मल पैराशूट इन्फेंट्री का काम करती। अब सबको कन्वर्ट कर दिया गया स्पेशल फोर्सेस में, सब अपने आप को स्पेशल फोर्सेस कहते हैं। पर स्पेशल फोर्सेस का काम क्या होता है? स्पेशल फोर्सेस का काम होता है कि आप दुश्मन की टेरिटरी के पीछे जाएँ और स्मॉल स्मॉल टीम ऑपरेशंस में आप तबाही मचाएँ। ये तो काम है स्पेशल फोर्सेस का। स्पेशल फोर्सेस का काम ये नहीं है कि आप कश्मीर में जाके एक टेररिस्ट के जो एरिया है, वहाँ जो कॉर्डन लगा हुआ है, आप कमरे में जाएँ, उसको बर्स्ट करें। वो स्पेशल फोर्सेस का काम नहीं है, वो नॉर्मल इन्फेंट्री और नॉर्मल राष्ट्रीय राइफल्स का काम है। अनफॉर्चुनेटली वो सारे काम स्पेशल फोर्सेस को दिए जाते हैं। स्पेशल फोर्सेस का सिर्फ इतना काम है कि आप दुश्मन की टेरिटरी के पीछे जाएँ और वहाँ तबाही मचाएँ। वो हम करते नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत करते रहते हैं। और आपके पास इतनी बटालियंस हैं, मेरे ख्याल से आज अभी हमारे पास 8 स्पेशल फोर्सेस बटालियंस हैं। तो ये जो 8 स्पेशल फोर्सेस बटालियंस हैं, ये क्या करेंगे अगर ये 12 बटालियन आ गई तो? मतलब ये डिफाइज लॉजिक। मुझे मुझे इसका कोई लॉजिक नहीं लगता। चलो रुद्र ब्रिगेड्स तो फिर भी हम समझ लेते हैं कि चलो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को रुद्र का नाम दे दिया हो, मान लेते हैं, चलो ठीक है। पर 12 बटालियन का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो स्पेशल फोर्सेस नहीं कर सकती जो ये 12 बटालियन करेगी। मुझे लगता है क्या हुआ है कि रिसेंटली पाकिस्तान के जो बीएटी ग्रुप्स हैं, बॉर्डर एक्शन टीम्स, ये बेसिकली पाकिस्तान आर्मी और मुजाहिदीन, ये दोनों साथ आते हैं और ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारी टेरिटरी में और एम्बुश करते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं जवानों को, फिर सर काट देते हैं। फिर उससे बहुत मोराल में प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ होता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियंस जो एलओसी में लगी हुई हैं, वो अपना कार्य करती हैं। वो एम्बुश लगाती हैं, डिफेंस करती हैं, पेट्रोल करती हैं, द यूजुअल थिंग। अगर आपको भी ऐसा काम करना है, तो उसी यूनिट में से आपके पास घातक प्लेटून्स हैं, घातक प्लेटून्स भी नहीं, किसी 5-6 एक छोटा-सा ग्रुप बनाइए और आप भी जाइए वो काम करिए। अगर आपको इन्फेंट्री बटालियन से नहीं करना, तो आपके पास 9-10 स्पेशल फोर्सेस की बटालियंस हैं, वो क्या कर रही हैं? वो क्या कर रही हैं 9-10 स्पेशल फोर्सेस की बटालियंस? उनको यूज़ किया करिए छोटी-छोटी टुकड़ियों में। तो ये भारत बटालियन क्या करेगी, ये तो मेरे समझ के बाहर है। मुझे 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 नहीं लग रहा। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली ये जो टिंकरिंग की आदत आ गई है आर्मी में कि कभी अग्निवीर कर दिया, कभी लड़कियों को अंदर ले आए, कभी भारत बटालियन बना दी, कभी रूलर ब्रिगेड बना दी। ये टिंकरिंग की आदत है। ये जनरल साहब अपना ठप्पा मारना चाहते हैं कि भैया मैंने ये किया, और जो स्टाफ ऑफिसर हैं सब, सो सर वेरी गुड सर, जॉली गुड सर, ऑल वेरी गुड, और फिर वो
आगे जाते हैं। तो भैरव बटालियंस का मुझे कोई यूज़ नहीं लगता। स्पेशल फोर्सेस हैं हमारे पास, वो ये काम करें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास ट्रूप्स नहीं है काम करने के, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं है ये सारे करने की। अगर सारे आर्मी कमांडर्स को बता दिया गया कि आप ये करते रहिए, तो वो सब अपने जो स्पेशल फोर्सेस उनके पास है वो करेंगे, और स्पेशल फोर्सेस खत्म होंगी तो भी नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन को यूज करेंगे। 250 लोगों की बटालियन है, दैट मीन्स 2 कंपनीज। तो एक इन्फेंट्री बटालियन को टास्क दे दो कि भैया तुम अपनी 2 कंपनीज के साथ ये काम करो, और उनको ट्रेन किया जा सकता है। तो आई डोंट रियली सी एनीथिंग सिग्निफिकेंट हियर। तो ये तो बात होगी रुद्र ब्रिगेड्स की और भैरव बटालियंस। भैरव बटालियंस का कोई यूज नहीं है, रुद्र ब्रिगेड्स इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होंगे, और इनका यूज है ये कोल्ड स्टार्ट करेंगे और बहुत क्विकली एक छोटा छोटा डिस्टेंस तक जाकर दुश्मन के अंदर जाकर वो एरिया कैप्चर कर सकते हैं जो उनका टास्क है। ओके, अब बात आती है कि ये जो सर क्रीक के साथ जो चल रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि डेफिनेटली एक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि ट्रोपेक्स ऑलरेडी हो चुकी थी। जैसे मैंने बताया, ये नई एक्सरसाइज शुरू करने का कोई प्लान तो मैंने तो मीडिया में नहीं देखा। तो मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, पर मुझे लगता है कि ये प्लान्स को डस्ट करके शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूट किया गया। तो ये अच्छी बात, फाइन। पर इससे होगा क्या? क्या हम यहाँ से इस एक्सरसाइज की आड़ में लेकर, क्या हम अपनी कुछ, लेट्स से रुद्र ब्रिगेड यहाँ से, जैसे लोग कह रहे हैं ये तीर जाएगा कराची तक, क्या हम अपनी रुद्र ब्रिगेड लॉन्च करेंगे यहाँ से? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, एब्सोल्युटली नॉट। मैं बताता हूँ क्यों। ऑपरेशन सिंदूर याद होगा आपको, मैंने कितनी बार बोला था कि नंबर 1, हमें अपनी रॉकेट आर्टिलरी से और अपनी आर्टिलरी डिवीजन से पाकिस्तान की आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करना चाहिए जम्मू सेक्टर में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्टिलरी हमारे हिंदू घरों को टारगेट कर रही थी, हिंदुओं को मार रही थी। और हमने क्या किया, जितनी गोलियां उन्होंने मारी उनसे शायद 2-3 हमने मार दी, 2-3 गुना ज्यादा मार दी। बिग डील। हमें टोटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, टोटल डिस्ट्रक्शन। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। जनरल हनूज सिंह की कहानी तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई है। मैं आपको एक और जनरल साहब की कहानी बताता हूँ। जनरल BS जसवाल, वो आर्मी कमांडर थे, नॉर्दर्न कमांड के। जब वो आर्मी कमांडर थे तो एक बार वो एक LC पे एक इन्फेंट्री बटालियन को मिलने गए, और उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर से पूछा कि बेटा, जो कर्नल साहब हैं वहां, उनसे पूछा, बेटा अगर दुश्मन तुम पे अटैक करता है तो तुम क्या करोगे? उन्होंने बोला, सर अगर दुश्मन मुझ पे फायर करता है तो मैं रिटालिएट करूंगा। जनरल जसवाल ने बोला, यू आर सैक्ड। उनके साथ उनका ब्रिगेड कमांडर भी खड़ा हुआ था। ही सेड नहीं सर, मैं 2 गुना रिटालिएट करूंगा। ही सेड यू आर सैक्ड। ही डिडंट नो व्हाट टू से। तो फाइनली कहता है कि सर, मैं जहां से वो फायर आया है, मैं वो पूरी की पूरी यूनिट उड़ा दूंगा, मैं उनको तहस नहस कर दूंगा, मैं उनका नामो निशान खत्म करूंगा। उसके बाद जनरल जसवाल ने बोला, हाँ, दैट्स द स्पिरिट। प्रश्न ये उठता है कि जब पाकिस्तान ने हमारा एक भी हिंदू बच्चा मारा था, हमें पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्टिलरी को तहस नहस कर देना चाहिए था। डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन। और वो हम कर सकते थे, हमारी रॉकेट आर्टिलरी को कॉन्सेंट्रेट करके हम कर सकते थे, पर हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जनरल जनरल जसवाल जैसे, जनरल हनूज सिंह जैसे लोग बहुत कम हैं। किसी को गवर्नमेंट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आर्मी कमांडर होता वहां, एक अच्छा आर्मी कमांडर होता, नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड में, वो एक डिसीजन लेता, कोर कमांडर डिसीजन लेता, वो कर देता, कोई कुछ नहीं कहता। बिकॉज हॉट वॉर चल रही थी, हॉट वॉर चल रही थी, किसी ने कुछ नहीं कहना था। तो कहता भी तो क्या होता, पर हमने किया नहीं। तो इससे आपको यह दिखाता है कि हमने वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। मैंने बहुत बार बात की है, वी डोंट हैव द किलर इंस्टिंक्ट। दूसरी बात, जब ऑपरेशन सिंदूर 9-10 को डे को हमने जब पाकिस्तान की एयरबेसिस पे फाइनली हिट किया, हमने इमीडिएट सीज फायर कर दिया। मैंने कितनी बार इस पे बात की कि वो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस मिशंस थे,
जब हमने रडार्स को डिस्ट्रॉय करके वहाँ कॉरिडोर्स क्रिएट किए थे, फिर हमें उसमें से जाना था और हमें डिस्ट्रॉय करना था सब कुछ। नहीं किया। उसके बाद जब सीज़फायर हो गया, जो अमेरिका ने कराया था सीज़फायर, जब सीज़फायर हो गया, उसके 3 महीने बाद आपने सडनली देखा, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ गवर्नमेंट का, मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया। तो उस क्रिटिसिज्म के बाद आपने सडनली देखा कि तीनों सर्विस दोनों सर्विस चीफ, आर्मी चीफ और एयर चीफ और सीडीएस ने तो नहीं बोला, आर्मी चीफ और एयर चीफ ने दोनों ये बोलना शुरू कर दिया कि हमने कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेशन किया। ये शुरू किया एयर चीफ ने। एयर चीफ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के एक मैनेजरियल कॉन्फ्रेंस में बोला कि कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेशन, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला हमने कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन की, हमने मैसेज दिया और हमने इंश्योर किया कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े ना। तो जब आपका इतना बड़ा अपर हैंड था, आप तब भी आपने कुछ नहीं किया, अब क्या करोगे आप प्लीज देखिए इंडियन एयरफोर्स चीफ की सारी स्टेटमेंट्स और नामी चीफ की सारी स्टेटमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन। उस समय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से क्या स्टेटमेंट आ रही थी? वी विल टेक द होल वर्ल्ड डाउन विद अस, इफ समथिंग हैपेंस टू अस वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। मैंने इस पर बहुत वीडियोस बनाए। तो जब पूरा का पूरा आपका जो थिंकिंग आर्म फोर्सेस में और गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेशन है, रादर कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो टर्मिनेट हो गया उसको फिर से क्यों शुरू किया जाएगा? तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्सरसाइज है ये पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश है कि भैया आप कोई मिस एडवेंचर मत करिए, आप जहां हैं वहां बैठे रहिए। बट इसकी आड़ में ये जो लोग कह रहे हैं कि हम कराची चले जाएंगे रूरल ब्रिगेड के साथ, ये सब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आर्म फोर्सेस की जो लीडरशिप है और जो गवर्नमेंट की लीडरशिप है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, बोथ डोंट वांट इट। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा अनलेस पाकिस्तान कोई बहुत स्टूपिड चीज करे। और अगर पाकिस्तान कोई स्टूपिड चीज करेगा तो फिर भी बहुत ही लिमिटेड एक्शन होगा, बहुत लिमिटेड एक्शन होगा, लोकल एक्शन होगा। तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि अगर पाकिस्तान स्टुपिडिटी करे तो जो एलसी पे जो कॉन्स्टेंटली स्कर्मिशेस होते रहते हैं, फायर एक्सचेंज होते रहते हैं, फिर वो सर क्रीक एरिया में भी नेवी के साथ थोड़ा बहुत शुरू हो जाए। दैट इज पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि एक बहुत छोटे एरिया पे एक पाकिस्तान की एक दो पोस्ट को हम उड़ा दें, अगर इफ दे एक्ट फनी, ये भी कर सकते हैं। बट सर क्रीक के बियॉन्ड डेफिनेटली हमारे कोई इंटेंशंस नहीं है और ना कोई लॉजिक है वहां जाने का। तो मित्रों, ये हो गई आज की बात। अभी कुछ प्रश्न है, वो मैं प्रश्न ले लेता हूं। ओके, तो पहले ई चेतक न्यूज नेटवर्क जी कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक बेस हिडन इन द रगेड माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया was India's trump card against Pakistan and China, but now that base has slipped away. We are talking about the Eni air base in Tajikistan. India has ended its military presence, strategically important base. तो ई चेतक न्यूज नेटवर्क जी कह रहे हैं कि हमारा जो ताजिकिस्तान में एयरबेस था उसको हमने अभी बंद कर दिया है, एंड दैट इज ट्रू, वो हमने एयरबेस बंद कर दिया है। बीइंग पॉजिटिव जी कह रहे हैं प्रणाम सर, बागराम बेस के बारे में आपके एनालिसिस का वेट है। ठीक है, इस पर मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि मल्टीपल अक्षर जी सुनाई दे रहे हैं। हाँ, बेसिकली क्या हुआ है मित्रों, मैं बताता हूँ चीज क्या है। मैं पहले स्ट्रीम यार्ड यूज करता था, ठीक है, तो स्ट्रीम यार्ड में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी और बहुत एक्सपेंसिव होता है स्ट्रीम यार्ड, तो मैंने स्ट्रीम यार्ड बंद कर दिया है। अभी मैं यूज करता हूँ ओबीएस। ओबीएस बहुत ही टेक्निकल सॉफ्टवेयर है और मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। तो कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं। बट जब ये एको हो रहा था तो बेसिकली क्या हो रहा था कि यूट्यूब भी ऑन था और वहां से एकोइंग आ रही थी, तो मैंने इमीडिएटली बंद कर दिया। होपफुली अब सब ठीक होगा।
ओके, सो ये echoing, आई थिंक काफ़ी प्रॉब्लम थी, आई एम सॉरी। ये बट आई थिंक ये थोड़ी देर के लिए थी, मैंने इमीडिएटली उसको अपना वॉल्यूम ऑफ कर दिया था। आगे से मैं एक हेडफोन्स और माइक्स भी यूज़ करूँगा, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। Sachin BKG, धन्यवाद। Sir, slightly off topic, what is your view of the recent WDMMA ranking, which I have ranked above PLAF? Also, please try to do your Friday solo every week. It's very insightful. So absolutely, I will do this Friday solo every week without fail from now on. Every single week it will be done, and there will be no echoing, I promise you. अगर echoing फिर से होगी, तो I'll just go to StreamYard and just do it from there. There's no problem. Now let's talk about this WDMMA ranking. ये मुझे लोगों ने बताया था, मुझे वेटरन्स भी कह रहे थे, हाँ हाँ, इंडियन एयरफोर्स इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन चाइनीज एयरफोर्स। ये बकवास है, एकदम टोटल नॉनसेंस। आप इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ देखिए, अभी फाइटर्स की स्ट्रेंथ देखिए जरा। हमारे पास एक सिंगल फिफ्थ जनरेशन फाइटर नहीं है, एक भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर नहीं है हमारे पास, जीरो, जुक। रफाल 4.5 जनरेशन फाइटर्स हैं, फिफ्थ जनरेशन नहीं है। सुखोइस भी 4.5, इनफैक्ट सुखोई को मैं बोलूंगा 4.25 जनरेशन फाइटर्स हैं। मिराज 2000 और मिग 29 और तेजस, ये सारे 4.25 जनरेशन फाइटर्स हैं। तो 4.5 जनरेशन फाइटर हमारे पास सिर्फ रफाल है, वो भी सिर्फ 36, उसमें से पता नहीं दो गिर भी गए होंगे, आई डोंट नो। 36 पकड़ते हैं। बाकी हमारे पास थोड़े से सुखोइस हैं, 270 सुखोइस हैं, और 60 मिग 29 हैं, 40 मिराज 2000 हैं, और 24 तेजस हैं। तो तेजस को तो बेसिकली तेजस मिग 21 का रिप्लेसमेंट है। तो 4.25 जनरेशन फाइटर है, जीरो है हमारे पास 5 जनरेशन। चाइना के पास कितने हैं फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स? 300 फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स चाइना के पास है, हमारे पास है जुक, सिफर, जीरो, शून्य। हर साल चाइना 100 फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स ऐड कर रहा है, हर साल। तो अगले साल जब हम ये बात करेंगे, चाइना के पास 400 होंगे, उससे अगले साल हम बात करेंगे उसके पास 500 होंगे। अगर हम हमारे 4 एंड 4.5 4.25 एंड 4.5 जनरेशन फाइटर्स को साथ मिला लें, तो हमारे पास 400 फाइटर हैं, 400। चाइना के पास 4.5 जनरेशन के ऑलमोस्ट 1,500 फाइटर हैं, 1,500। हमारे पास जीरो फिफ्थ जनरेशन फाइटर, उनके पास 300, हर साल 100 ऐड कर रहे हैं। हमारे पास 400 4.5 4.25 जनरेशन फाइटर्स, उनके पास 1,500। तो दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं है भाई, दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं है। एवैक्स देख लीजिए, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, हमारे पास है 3 प्लस 1 नेत्र। 3 फैल्कन है हमारे पास, 1-2 नेत्र हैं, जो नेत्र बहुत छोटे हैं। उनके पास फैल्कन की कैटेगरी में 15 या 20 है मेरे ख्याल से। तो दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं है हमारी PLL AF के साथ दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, फाइटर्स में देख लीजिए, एवैक्स में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। हमारे पास सिर्फ एक चीज है जो PLAF के पास नहीं है, और वो है कॉम्बैट एक्सपीरियंस। हमारे पास बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, जो बैटल टेस्टेड है, बैटल हार्डन्ड है। बट अगर आपका जो गैप है वो इतना बड़ा है, उस बैटल हार्डन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब तक कि पाकिस्तान चाइनीज पायलट्स और चाइना का जो एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और उनका जो कमांड सिस्टम है इतना खराब है कि वो अपने फाइटर्स को ठीक से यूज नहीं कर पाए, मतलब एकदम बुद्धू लोग हैं वो अपने फाइटर्स यूज नहीं कर पाए, तब तक हमारे जितना भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस हो, हम चाइना को नहीं हैंडल कर सकते, दूर दूर तक नहीं कर सकते। तो ये रैंकिंग कंप्लीटली गलत है, इट इज नॉनसेंस। ये रैंकिंग, अगर इंडिया दुनिया की सब थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स है, ये तब सही हो सकता है अगर रशियन एयरफोर्स टोटली डिस्ट्रॉय होगी। तो नंबर 1 होगी यूएस, उसके बाद होगा चाइना, एंड देन उसके बाद ये आएंगे। बाय द वे, जो अमेरिकन नेवी है, यूएस नेवी है, उनकी एयर पावर हमारी एयरफोर्स की एयर पावर से कहीं ज्यादा है।
तो अगर आप सिर्फ एयर फोर्सेस का देखें तो फिर यूएस एयर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद चाइनीज एयर फोर्स आती है, उसके बाद यूएस नेवी आती है, उसके बाद शायद हम आते हैं और हमारे बाद शायद रशिया आता है। और रशिया सिर्फ हमारे बाद इसलिए आता है क्योंकि उनके यूक्रेन वॉर में शायद बहुत डैमेज हुआ हो, आई डोंट नो कितना डैमेज हुआ है। बट चाइना से हम दूर दूर तक साथ नहीं है, और ये जो नंबर 3 की रैंकिंग है, दिस इज जस्ट बुलशिट, बकवास रैंकिंग है। वैभव यादव पूछ रहे हैं कि सर व्हाई डोंट वी प्रोक्योर Su-57E एज इट इज 50% लेस इन द कॉस्ट ऑफ Dassault Rafale, whereas Su-57 fifth generation and Rafale is 4.5 generation. देखिए, the problem वैभव with Su-57 is that the Air Force does not believe that it is fifth generation. You remember there was this program called the FGFA, that a fifth generation fighter aircraft that Indian Air Force spent a lot of money on with Russia, and that aircraft was called PAK-FA or PAK-FA, and that I think has become the Su-57. I'm not very sure. So we are not sure. The IAF is not convinced that this is a true fifth generation aircraft. That is why they're not looking to buy it. And this decision has to be the IAF's decision. Nobody else can take that decision. तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब से रेगुलर रहूंगा। हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ पे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वो है ये जो इंडियन एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उस पे मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ। उस पे मैंने काफ़ी रिसर्च की है, उस पे मैं डिटेल पे बात करना चाहता हूँ, और आई थिंक वो मैं अगले हफ्ते, अगले हफ्ते कोशिश करूंगा, उस पे बात करेंगे। दैट बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो एक बार फिर से एकोइंग के लिए आई एम वेरी सॉरी, माय अपॉलॉजीज। और इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सबको नमस्कार, राम राम।